देशों से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज। नसरुल्लाह का दी एंड हो चुका है और उस पर आप देख रहे हैं क्या इस युद्ध की दिशा अब दिख रही है, क्या और देश इसमें जुड़ेंगे? जिस युद्ध के विस्तार का डर जताया जा रहा था, क्या ऐसा होगा तो नहीं? अमेरिका का क्या रुख होगा, भारत पर क्या असर पड़ सकता है? इन सारी चीजों पर चर्चा हम करेंगे, हम लगातार कर भी रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो बेरूत पर बमबारी के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर धुआं धुआं बेरूत है। बमों के गिरने की भी तस्वीरें जो कैद हुई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इमारतें जमींदोज हो गए हैं, रह रह कर वहां पर धमाके हो रहे हैं और इजराइल के ऊपर भी हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। हम पूरा जो इजराइल का हिस्सा अगर देखें एक नक्शे पर तो वहां पर बमों की बरसात दिख रही है, लेकिन अधिकांश को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आयरन डोम ने बचाव इजराइल का कर दिया है। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सेवानिवृत्त हमारे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत सरीन जो कि सीनियर फेलो हैं ORF के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर अलग अलग देशों की बात को समझना भी जरूरी है। हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन के तौर पर देखना और उसके राजनीतिक पार्टी होने का जो एक पतली सी लकीर उन दोनों को बांटती है, उसके बारे में भी समझना आवश्यक है। अशरफ वानी लेबनान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, एक बार फिर मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि वहां पर बात आपसे करनी हमने शुरू की, उस समय दिन का उजाला था, अब रात का अंधेरा दिख रहा है, लेकिन इसके बीच बमों के गिरने की बात लगातार कही जा रही है। हम अपनी रिपोर्ट दिखाने से पहले जल्दी से आपसे हम अपडेट लेना चाहते हैं लेबनान का। बिल्कुल श्वेता, अभी कुछ देर पहले जब कुछ करीब 20 मिनट पहले जो दक्षिणी बीरूत का इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर शुक्रवार शाम को इजराइल ने निशाना बनाया और काफी तबाही मची, उसके बाद आज दिन भर वहां पर 5 मिसाइल जो हैं एक बार फिर अमेरिका ने दागे। छोटे छोटे मिसाइल थे और छोटे छोटे टारगेट्स भी थे और अभी कुछ देर पहले एक और मिसाइल जो है दक्षिणी बीरूत में इजराइल ने फायर किया है। उसके निशाने में पर कौन था, किस को वो इस हमले में मारना चाहते हैं, वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन जब से कल से दक्षिणी बीरूत जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है, जहां पर न सिर्फ हिजबुल्लाह के कमांडर और उनके फाइटर रहते हैं बल्कि साथ ही साथ उनके परिवारजन भी जितने भी हैं वो भी उसी इलाके में रहते हैं। वहां पर हिजबुल्लाह की तोती बोलती है, लेकिन कल के हमलों के बाद 95% आबादी जो है दक्षिणी बीरूत की या हम कहें दहिया जिले की जो कि बीरूत शहर का है वो खाली हो चुकी है। वहां पर अगर है कोई सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं और हिजबुल्लाह के समर्थक है, बाकी आम नागरिक उस इलाके में कोई नहीं है। न सिर्फ दक्षिणी बीरूत में बल्कि साथ ही साथ दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में जो है आज भी दिन भर इजराइल की तरफ से रुक रुक कर यही स्ट्रेटेजिक और मिसाइल स्ट्राइक्स होती रही। एयरफोर्स उनको अंजाम दे रहा है और इजराइल का कहना है कि इनमें सिर्फ हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां पर उनके हथियार हैं, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह की रणनीति देखें तो उनके हथियार एक जगह पर नहीं है। जो हथियार इस्तेमाल उनको करने होते हैं वही सिर्फ अलग अलग उनके डिपोज से या फिर उनके वेयर हाउसेस से सीमा तक पहुंचाए जाते हैं, वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जो है वो निशाने पर है फिलहाल इजराइल के। तो हथियारों को नष्ट किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को चुन चुन कर खत्म किया गया है। और इस सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है जो हम अपनी इस रिपोर्ट में तलाशने की कोशिश करते हैं कि हिजबुल्लाह का आगे क्या हिजबुल्लाह को हम खत्म समझें अब, या फिर ईरान का जो दावा है कि नहीं हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ है वही सही है। 25 अगस्त को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह जब इजराइल को धमका रहा था तो शायद वो ये नहीं जानता था कि उसके पास अब गिनती के ही दिन बचे हैं। इजराइल की सेना उसे उसी के हेडक्वार्टर में मिट्टी में मिला देगी। वो अब दोबारा इस तरह से इजराइल को कभी नहीं धमका पाएगा। हिजबुल्लाह चीफ की मौत सुनिश्चित करने के लिए इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस इमारत के नीचे तहखाने में नसरुल्लाह छुपा हुआ था उस इमारत पर 80 टन के बम गिराए गए। एक टन के 80 बम गिरे तो ये इमारत जमींदोज हो गई और नसरुल्लाह ढेर हो गया। इजराइल ने नसरुल्लाह को ढेर करने वाली अपनी टीम का ऑडियो संदेश भी जारी किया जिसमें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम गिराने से पहले
इजरायली फाइटर पायलट को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम अपने दुश्मन को कहीं भी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को कैसे खत्म कर दिया। नसरुल्लाह 1992 से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का चीफ था। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तब वो महज 32 साल का था। उसका जन्म 31 अगस्त 1960 में हुआ था। वो 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ बने विद्रोही गुट में शामिल हो गया। साल 1982 में हिजबुल्लाह बना और नसरुल्लाह उसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। साल 1992 में इसके 10 साल बाद नसरुल्लाह इसका मुखिया बना और साल 2006 में उसके नेतृत्व में इजराइल को लेबनान से खदेड़ दिया गया। ऐसे में नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। हसन नसरुल्लाह को मार के इस्राइल ने सबूत दे दिया है, सबसे पुख्ता सबूत, कि उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद की और मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी माहिर है कि वो दुश्मन के कमांडरों का हर मूवमेंट, छोटा से छोटा मूवमेंट, कहाँ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ मीटिंग कर रहा है। उदाहरण के तौर में इस्माइल हानिया को जब तेहरान में मारा, और अभी हसन नसरुल्लाह जो टॉप लीडरशिप है और जो उसकी पेजर्स में कितने सीनियर कमांडर्स को घायल किया गया, शामिल ईरानियन एम्बेसडर। तो ये वही कर सकता है जिसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत बढ़िया है, और वो पूरा, मैं बोलूंगा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन हिजबुल्लाह और ईरान के काडर्स के अंदर कर चुके हैं। इन्हीं के काडर्स हैं जो ये खबर दे रहे हैं। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा किया, जिसमें ऐसी मिसाइलें हैं जो इजरायली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती हैं। इसके पास हजारों आतंकवादी भी हैं, लेकिन इजराइल ने पिछले 2 महीनों में उसकी कमर तोड़ दी। नसरुल्लाह को मारने से पहले इजराइल ने उसकी पूरी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। नसरुल्लाह से पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऑपरेशन हेड इब्राहिम अकीर, सर्वोच्च कमांडर फौद शुक्र, सदर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी, कमांडर रादवा फोर्स विसम अल तवील, रादवा फोर्स ट्रेनिंग हेड अबू हसम समीर, नासेर यूनिट का कमांडर तालिब सामी अब्दुल्ला अजीज यूनिट कमांडर मोहम्मद नासेर को मार गिराया। अभी सिर्फ बदर यूनिट कमांडर अबू अली रिदा जिंदा है। इस तरह इजराइल ने अपने जानी दुश्मन को हथमरा कर दिया है, क्योंकि इजराइल के एक्शन के बाद हिजबुल्लाह के वजूद पर सवाल खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेगा, कितनी क्षमता से करता है, कैसे करता है, कितना इफेक्टिव होता है, कि भी उसके जो टॉप लीडर्स की कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं होगी, बट डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना रैंक एंड फाइल या जो मिडिल और लोअर, वो रिटेलिएट करेंगे। अब उस रिटेलिएशन में चाहे खुद ज्यादा मारे जाएं, इजराइल के बहुत ही कम को वो मार पाए, पर वो करेंगे। 1 सेकेंडली, अभी जो ग्राउंड की बात हो रही थी, ग्राउंड इन्वेजन बाय इजराइल, क्या चांस उसका अभी फिलहाल कम है? जो इजराइल का ऑब्जेक्टिव बाय एयर अटैक्स करके ही अपना काफी कुछ न्यूट्रलाइज कर रहा है। और एक चीज और याद रखिए, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी टनल्स बना रखी हैं। हमस की टनल्स की हम लोग ने इतनी बात करी, गाजा में टनल्स हैं, मेट्रो बना रखा है अंडरग्राउंड, राइट? उनको बनाना सिखाया किसने था? हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई हैं उनको नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स और ईरानियन इंजीनियर्स ने मिलकर बनाई हैं। इनफैक्ट हिजबुल्लाह की कुछ टनल्स तो ऐसी भी हैं जो इजराइल के बॉर्डर से अंदर आके इजराइल के अंदर खुलती हैं। करीब 4-1 साल पहले 3 ऐसी टनल के मुंह इजराइल ने ढूंढे थे, उनको सील करा, उन पे सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि डाली। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसी के घर में ढेर करके अपने हर दुश्मन को सीधी चेतावनी दे दी है, बता दिया है कि वो उन्हें तबाह करके ही छोड़ेगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो इस लड़ाई का विस्तार किस तरीके से हो रहा है? हालांकि ये आतंकी संगठन वो हैं जो लगातार इजराइल पर हमले भी कर रहे हैं जब से इजराइल हमास के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो शुरुआत हमास ने जब अगवा किया इजराइल के जो नागरिक थे उनको, उन पर बर्बरता हुई, इजराइल का पलटवार, और उसके बाद इजराइल के अलग अलग मोर्चों पर, कहीं पर हिजबुल्लाह की तरफ से आक्रमण, कहीं पर हूथी की तरफ से आक्रमण। और सुशांत सरीन जी, मैं आपसे सबसे पहले यह समझना चाहूंगी कि हिजबुल्लाह का मतलब लेबनान नहीं हो जाता है, लेकिन लेबनान की जमीन से चूंकि ये लगातार हमले किए जा रहा था हिजबुल्लाह इजराइल पर, इसीलिए उसकी कार्रवाई में हम अभी देख रहे हैं कि लेबनान के वो इलाके जहां से सिविलियंस को भी पलायन करना पड़ रहा है, और उसके साथ ही इजराइल पर जो दबाव बनता है कि आप इस तरीके से मत एस्केलेट कीजिए,
और इजराइल उसके बीच अपनी जिद पर कायम कि हमें तो खत्म करना है सभी आतंकी संगठनों को। श्वेता, ये जिद की बात नहीं है, ये इजराइल की भी एक मजबूरी है। क्योंकि देखिए, या तो ये होता कि हिजबुल्लाह की तरफ से ठीक है एक खतरा था, लेकिन हिजबुल्लाह उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा था, रॉकेट नहीं फायर कर रहा था। अब अक्सर हमारे यहाँ पर जब इस पर बातचीत होती है तो हम भूल जाते हैं कि उत्तरी इजराइल में हजारों की तादाद में इजराइलियों को पलायन करना पड़ा है। वो अपने देश के अंदर रिफ्यूजी बने हुए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह का खतरा था। तो मेरे ख्याल इजराइल के लिए हिजबुल्लाह को एक लिहाज से खत्म करना बहुत लाजमी हो गया था, जैसे कि हमास को अक्टूबर 7 के बाद खत्म करना लाजमी हो गया था। दूसरी चीज, जहां तक हिजबुल्लाह की ताकत है, देखिए हिजबुल्लाह एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, अब शायद मैं बोल सकता हूं थी ऑर्गेनाइजेशन तो अभी भी है, लेकिन अब वो कितनी सक्रिय रहेगी और किस लेवल पर वो अटैक्स कर सकती है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। छोटे मोटे तो अटैक्स कर लेंगे, लेकिन जो एक सामरिक लेवल का वो थ्रेट पोज करते थे इजराइल को, वो शायद अब उनकी क्षमता जो है वो काफी हद तक खत्म हुई है। लेकिन आप ये देखिए, हिजबुल्लाह का रोल रहा है इराक के अंदर, हिजबुल्लाह का रोल ऑफ कोर्स लेबनान और इजराइल वाले युद्ध में रहा है, हिजबुल्लाह का रोल सीरिया में रहा है। सीरिया में जो दाइश को सीरिया की सरकार ने उनको एक लिहाज से खत्म किया या हट पीछे किया, बाकियों का भी उसमें अमल दखल था, लेकिन हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा अमल दखल था, जबकि सीरिया की जो सेना थी वो तितर बितर हो रही थी। तो हिजबुल्लाह जो है वो एक पैरा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है और लेबनान के अंदर भी एक रियासत के अंदर एक रियासत है वो। तो हिजबुल्लाह की जो, लेकिन क्योंकि अब उनकी जो टॉप लेवल की लीडरशिप है खत्म हो गई है, अब जो उनकी जो रॉकेट्स वगैरह की जो क्षमता थी उस पर माना जा रहा है कि बहुत बड़ा सेंध लगा है। देखिए, इजराइल को सबसे बड़ा खतरा क्या था कि हिजबुल्लाह के पास कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रॉकेट्स ना भी हो, लेकिन लगभग लाखों की तादाद में उनके पास रॉकेट्स थे, और अगर वो सारे के सारे फायर करना शुरू करें इजराइल के ऊपर, जो वो अक्सर किया करते थे छोटे मोटे लेवल पे, तो जो इजराइल का सारा रॉकेट डिफेंस सिस्टम है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, वो उसको नहीं संभाल पाएगा। तो इजराइल के लिए अब ये जरूरी हो गया था कि हिजबुल्लाह के ऊपर अब अटैक किया जाए और इसको खत्म किया जाए, और हालात अभी वहां पर बैठे हैं। अब क्या हिजबुल्लाह दोबारा से उभर पाएगा, उसी तरीके की क्षमता ले आ पाएंगे, ये जो अब नई लीडरशिप आएगी उस पर भी निर्भर करेगा। ये उस पर भी निर्भर करेगा कि कितने लोग इनके साथ मिलने चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ लेबनान के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट है इनके खिलाफ। तो अभी हालात काफी फ्लक्स में है, लेकिन ये राउंड तो माना जा सकता है कि इजराइल ने बाजी मार ली है। और जनरल कुलकर्णी, बहुत सारे सवाल इजराइल को लेकर वाकई उठ रहे थे। जब हमास की तरफ से वो बर्बर कार्रवाई हुई थी, उस समय कहा गया कि इजरायली इंटेलिजेंस को इतना आला माना जाता था, लेकिन किस तरीके से ये सब कुछ हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब पेजर अटैक्स हुए, उसके बाद जब वॉकी टॉकीज के जरिए हिजबुल्लाह के कमांडर्स को टारगेट किया गया, उसके टेररिस्ट को टारगेट किया गया, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मोसाद ने भी और इजरायली जो सुरक्षा प्रणाली है पूरी, उसने अपने आप को कुछ हद तक रिडीम किया। आज की तारीख में अगर जनरल कुलकर्णी, ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन इजराइल कर सकता है, क्या आपको नंबर वन ये संभव लग रहा है? और दूसरा, क्या ये सही होगा इस समय लेबनान में जब उनके एयर स्ट्राइक्स ही इस तरीके से ऐसे नतीजे दे रहे हैं? धन्यवाद श्वेता। ये देखिएगा, जो ग्राउंड इन्वेजन है, ऑब्वियसली इजराइल तैयार रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, स्पेशली उसके टैंक्स हुए, आर्टिलरी हुए, वो इन्फेंट्री हुआ, तैयार रहना है। लेकिन जो ग्राउंड इन्वेजन होना है वो सदर्न लेबनान से होना है, और सदर्न लेबनान जो है, जहां तक कि ब्लू लाइन और लिटनी रिवर है, जो हर हमेशा इजराइल चाहता था कि एक बफर जोन के तौर पर काम करे, और जहां से वो हमला होता रहता था खासकर हिजबुल्लाह से, और जबकि उस इलाके में जो बहुत 1000 और स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और उसमें जबकि 50 देशों का यूनाइटेड नेशंस का एक फोर्स है उधर, इंटरिम फोर्स इन लेबनान, और वो 1978 से काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 11,000 लोग, और 1998 से तो भारत
का भी उसमें छोटा सा कंटिंजेंट शामिल है। तो इतने सारे देश उस इलाके में रहते हुए, और जो भी हमला होना है, क्या इजराइल हमला करे वो भी सदर्न लेबनान में करेगा, और सदर्न लेबनान करेंगे वो भी उसी इलाके से आकर के नॉर्दर्न इजराइल में उसने हमला करना है। तो जरूर इजराइल चाहेगा ये जो इलाका है वो थ्रू आउट बफर है। यही कारण है कि 1975 से लेकर 1990 तक जब सिविल वॉर रहा, और उसके बाद जिस तरह से इजराइल ने लगातार 78 में, 82 में हुआ, 2006 में हुआ, मकसद क्या था? मकसद ये कि ये जो बफर जोन है बफर के तौर पर काम करे, जो नहीं कर रहा था। हिजबुल्लाह ने इस इलाके में नहीं आना था, क्योंकि वो एग्रीमेंट था कि हिजबुल्लाह नहीं आएगा, लेबनीज आर्मी आएगी, और ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंटरिम फोर्स ऑफ लेबनान ये काम करेगा, यूनिफिल ये रहेगा। तो ये तो हुआ नहीं। अब जहां तक ग्राउंड इन्वेजन का सवाल है, ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयार रहेंगे, और तैयार इजराइल ने करना है, बिकॉज ऑक्यूपेशन ऑफ ग्राउंड बहुत जरूरी है। और जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड और इजराइल उस इलाके को कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल के उस इलाके से वेकेट होने के बाद जिस प्रकार से जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, जो यूएन रेजोल्यूशन हुआ 1709, जिसके द्वारा जो कुछ है, पर उसको ऊपर पीछे सीधे तौर पर जनरल कुलकर्णी जो आप कह रहे हैं कि उसके ये सारी चीजें जो हैं उस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया निर्भर करेगी। रोहित, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले आईडीएफ की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, वो हम आपको दिखा देते हैं। वीडियो दरअसल ये मैप का वीडियो है, जहां पर बेरूत में उन जगहों को चिन्हित किया गया, मार्क किया गया है जहां पर हथियार हिजबुल्लाह के हो सकते हैं। अब जैसे अशरफ भी अभी जानकारी दे रहे थे कि उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स है, जहां पर हसन नसरल्लाह मारा गया, और साथ में वो जगह जहां पर हथियार हो सकते हैं। अब अंडरग्राउंड बेसमेंट में हिजबुल्लाह के एंटी शिप मिसाइल हैं, ये एक इलस्ट्रेशन के जरिए इजराइल की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से अब ये बहुत गहरे होते हैं, 30 फीट से अधिक की गहराई में ये बंकर नुमा ये पूरे क्षेत्र होते हैं, जहां पर इजराइल का दावा है कि वो मिसाइल्स भी रखे हुए हैं और उन पर उनकी निगाहें हैं, उन पर निशाना है। इजराइल को अगर आप देख लें तो किस तरीके से वो घिरा हुआ है चारों तरफ से इन देशों से। और हम शुरुआत से आपको, जब से गाजा पट्टी में उसकी कार्रवाई चल रही है हमास के विरुद्ध, तब से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक सीमा लेबनान से लग जाती है, सीरिया की तरफ से जॉर्डन, सऊदी अरब का ये पूरा बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं, इराक का हिस्सा देख रहे हैं, इजिप्ट का हिस्सा देख रहे हैं। और जिन जिन देशों में जो आतंकी संगठन है वहां से इजराइल की तरफ वो रॉकेट्स दागे जाना, उसकी भी पूरी प्रक्रिया चल रही है। और इजराइल के साथ ही ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का हिस्सा तो हो ही जाता है, जिसके साथ एक लंबा इतिहास और विवाद की जड़ वहां पर जुड़ जाती है।